हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लासेस में एसोसिएट की अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया था। हमने कहा था कि एसबीआर के लिए F7 का रिवीजन करना ज़रूरी है, वरना चीज़ें अपन को एसबीआर में डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एसबीआर की बुक्स में बहुत शॉर्ट में दे रखा है। ठीक है, और वो भी रिवीजन के तौर पर समझाने के लिए केवल फॉर्मेट जो होता है, टेम्पलेट जो होता है वो डाल दिया एज इट इज। तो हमने एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इलस्ट्रेशन था। आज हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 3 एंटिटीज एज एट 30th September 2008। क्या है बैलेंस शीट के अंदर? एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 10,000 के, करंट असेट्स है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। P acquired 75% of the equity share capital of S several years ago। बहुत साल पहले एक्वायर्ड किया था, paying $5 million in cash। At this time the balance of the S retain earning was 3 million। तो बोल रहा है इसी टाइम, इसी समय की जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस था वो 3 मिलियन था। तो अच्छी बात है, अपन को ओपनिंग बैलेंस दे दिया रिटेन अर्निंग्स का, प्री का प्रॉफिट दे दिया सब्सिडरी के लिए। ठीक है, 75% शेयर है तो सब्सिडरी हो गई, और 5 मिलियन इन कैश पे करा है, मींस ये इन्वेस्टमेंट है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5,000 जो है इस 10,000 में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया वो है। बाद में बोलता है P acquired 30% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ S ऑन 1 October 2006। क्वेश्चन में डेट देखो जरा, 30th September 2008। ठीक है, तो करीबन 2 साल पहले की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना टाइम एडजस्टमेंट भी होता। पेइंग 7,50,000 इन कैश एज एट 1 October 2006 the balance on A retain earning was 1.5 million। बोल रहा है कि 7.5 लाख कैश दिए। ठीक है, तो 7,50,000 मतलब 750 हो गया। ठीक है, थाउजेंड्स कॉमन है, क्लियर। और बैलेंस रिटेन अर्निंग का इसी दिन का है 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मतलब जब हम इसको ओपन करेंगे तो 15 लाख होगा। 15 लाख में से मैं 3 जीरो हटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1500। क्लियर क्या? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार इनकी वजह से भी गलत हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर P सोल्ड गुड्स टू A। ए कौन है? एसोसिएट्स। ठीक है, तो P ने A को गुड्स बेचा फॉर 1 मिलियन एट अ मार्कअप ऑफ 25% एट अ ईयर एंड स्टिल हेल्ड 1/4 ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री। तो ये किसका पॉइंट हो गया? अनरियलाइज प्रॉफिट का। अब आपको पता है, अगर ध्यान हो तो, चाहे पेरेंट ने एसोसिएट्स को गुड्स बेचे हों, चाहे एसोसिएट्स ने पेरेंट को, एडजस्टमेंट जो होता है अनरियलाइज प्रॉफिट का एसोसिएट के केस में, क्योंकि एसोसिएट्स है, तो इस केस में एडजस्टमेंट ये नहीं देखा जाता कि किसने किसको गुड्स बेचे हैं। सीधा एडजस्टमेंट होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अगर आपको याद तो लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का एक वर्किंग नोट बनाया था बैलेंस निकालने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो क्रेडिट कर देंगे, और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कम करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, अगर आपको समझना है तो लॉजिक सिंपल ही होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एसोसिएट्स के अंदर कंसोलिडेशन तो करते नहीं है लाइन बाय लाइन आइटम्स का। ठीक है, 100% तो कोई कंसोलिडेशन होता नहीं है, तो हम अपनी बुक्स में क्या दिखाते हैं? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स दिखाते हैं। जो पेरेंट है वो अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स दिखाता है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ जाता है, और जो शेयर आता है एसोसिएट से वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स मतलब कि कितना अपन ने पैसा लगाया एसोसिएट्स के अंदर, राइट। स्टार्टिंग का बैलेंस अगर अपन देखें तो जो अपन ने कॉस्ट पे करी, जैसे 750 है, तो मैंने बताया था इसके अंदर ही गुडविल इंक्लूड होती है।
और इसी के अंदर नेट असेट्स भी इंक्लूड होती है। सोचो आप अपन सब्सिडरी में क्या करते हैं, सब्सिडरी में अपन इन्वेस्टमेंट्स को अपनी बुक्स में से हटा के जो सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट्स है उसको लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के अंदर ही तो नेट असेट छुपी होती है कि इन्वेस्टमेंट्स को हटाया, रिप्लेस किया विद नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी, ठीक है ना। लेकिन जब हम एसोसिएट कर रहे हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपनी बुक्स में हटाते नहीं है, रिमूव नहीं करते। तो इन्वेस्टमेंट आते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही क्या क्या छुपा रहता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही गुडविल छुपा रहता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही नेट असेट्स छुपे हुए रहते हैं। तो नेट असेट्स के अंदर ही तो इन्वेंट्री भी होगा छुपा हुआ। समझ रहे हो बात को? इसलिए एंट्री क्या होती है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग टू इन्वेंट्री। रिटेन अर्निंग क्यों डेबिट किया, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो नॉर्मल चीज है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग P was owed 2,50,000 by A at the reporting date. This agree with the amount included in the A's trade payables. ये किसकी बात कर रहा है, कॉन्ट्रा की। लेकिन एक बार बताओ आप, ये बोल रहा है कि 2,50,000 का बैलेंस है ए के साथ, पी का, पेरेंट और एसोसिएट्स का आपस में बैलेंस है। क्या हम एसोसिएट्स के कोई भी आइटम को उठा के कंसोलिडेट करेंगे? नहीं। तो जब कंसोलिडेट ही नहीं करेंगे तो ये लाइन किस काम की, ठीक है। At 30th September 2008 it was determined that the investment in associates was impaired by 35,000. इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट में ही गुडविल छुपी हुई होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर ही सब कुछ है, गुडविल भी है, नेट एसेट्स भी है, सब कुछ है, ठीक है। सोचो आप, हमने 750 पे करे, क्यों? क्योंकि हमें एसोसिएट की 30% नेट एसेट्स मिल गई और हमने एक्स्ट्रा पे करे किस बात के, गुडविल के, और टोटल हमने कितने पे करे, 750, ठीक है। द एनसीआई आर वैल्यूड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। द फेयर वैल्यू कितनी है, 1600। आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले अपन वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले किसका काम करते हैं अपन, सब्सिडरी का काम करते हैं, ठीक है। तो सब्सिडरी में अपन बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, प्री, पोस्ट और टोटल, राइट। तो एक तो ले लेते हैं शेयर कैपिटल और एक ले लेते हैं रिटेन अर्निंग। ये तो नॉर्मल चीज है। प्री में रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल देख लेते हैं एक बार पहले कितना है, 1000 और 5500 टोटल है। 1000 शेयर कैपिटल और 5500 रिटेन अर्निंग्स। शेयर कैपिटल का बैलेंस तो स्टार्टिंग में भी यही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिटेन अर्निंग्स के लिए क्वेश्चन में लिखा था कि एट दिस टाइम द बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग वॉज 3 मिलियन, ठीक है। तो ये 3000 हो गई और ये 2500 हो गया, तो ये 4000 हो गया और ये 2500 हो गया। होल्डिंग और एनसीआई में डिवाइड कर देंगे। होल्डिंग का रेशो कितना है, 75% और एनसीआई का 25%। तो 2500 का 75% 1875 और 25% मतलब 625, ठीक है। वर्किंग नोट सेकंड बना लेते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। ध्यान रहे अपन सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहे हैं अभी, तो 5000 था प्लस एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में क्योंकि लिखा था फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितना है, 1600 माइनस नेट एसेट्स कितना है एक्विजिशन डेट पे, 4000। तो गुडविल कितना है, 2600 की गुडविल। ऐसे ही एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं एनसीआई का। एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितनी है, एनसीआई एक्विजिशन डेट पे है
1600 की, ठीक है। प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना है जो एनसीआई का है 625, तो 1600 प्लस 625 मीन्स 2225, ठीक है, नॉर्मल चीज है। ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका। फोर्थ पॉइंट बना लेते हैं किसका, रिटेन अर्निंग्स जो कंसोलिडेटेड होगी। तो पहले पेरेंट की रिटेन अर्निंग चेक कर लेते हैं। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स कितनी है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग है 7500 की, प्लस पोस्ट शेयर फ्रॉम, एक तो सब्सिडरी से हमें पोस्ट शेयर मिला, वो चेक कर लो कितना है 1875। अब आपको इस वर्किंग नोट को खुला रखना है, ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे काम करना पड़ेगा किस पे, एसोसिएट्स पे, ठीक है। तो एसोसिएट में सबसे पहला क्या है कि भाई हमने एसोसिएट को 30%, जैसे 30% ही है इस क्वेश्चन में, 30% उसको हमने उसके लिए हमने पेमेंट कर रखा है 750 का। तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ रहा है, उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करेंगे जैसे लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि टोटल रिटेन अर्निंग कितना है आज क्लोजिंग एसोसिएट का। एसोसिएट का क्लोजिंग है आज 2500 का, ठीक है। जिस दिन शेयर एक्वायर करे थे मींस प्री की रिटेन अर्निंग कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन है प्री की रिटेन अर्निंग थी, देखो ऑन 1 अक्टूबर 1500। तो पोस्ट की रिटेन अर्निंग कितनी हो गई 1000। उसमें हमारा शेयर कितना है, एसोसिएट के अंदर हमारा शेयर कितना है 30%, मतलब 300 का, ठीक है। तो ये शेयर कहां चला जाएगा, इसकी डबल एंट्री क्या होती है बताओ, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो यहां पे रिटेन अर्निंग के अंदर जुड़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट का एक वर्किंग नोट बना लेंगे अभी अपन। तो ये एसोसिएट के अंदर अपन ने पोस्ट शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स कितना जुड़ गया 300 का, ठीक है। और क्या एंट्री करोगे बताओ, या और क्या ट्रांजेक्शन होगा, ये 300 ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट्स एक बैलेंस नया खोल लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। इसको मैं 5th नाम देता हूं, इसको 6 देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट की 750 थी शायद, इसमें पोस्ट प्रॉफिट ऐड कर दो कितने का 300 का, ठीक है। डबल एंट्री करोगे तो गलती नहीं होगी, बैलेंस शीट मैच खाने में कोई इशू नहीं आएगा। फिर क्या बोल रहा है कि एक तो गुड्स थे, ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर 1 million एट अ मार्कअप ऑफ 25% एट द ईयर एंड स्टिल 1/4 ऑफ दीज गुड्स इन द इन्वेंटरी, ठीक है। तो मार्कअप ऑफ 25% मतलब क्या हुआ, मार्कअप ऑफ 25% हुआ कि कॉस्ट पे है, ठीक है ना, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट लिया गया है। तो ये 1 million है, तो 1 million का मतलब कितना होता है 1000, ठीक है भाई। 10 लाख है, 3 0 हटा दो, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 1/4, 1/4 ऑफ दीज गुड्स आर इन द हिंट, ठीक है। फिर 1000 इंटू 25 बाय 125 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 50, और 50 का भी 30% शेयर जो है वो है हमारा जो ब्लॉक हुआ है, ठीक है ना। तो क्योंकि हम एसोसिएट्स में कितना हिस्सा रखते हैं 30%, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15 का, ठीक है। तो एक तो ये कहां से कम होगा, एंट्री क्या बताई थी, एंट्री हो गई रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 15, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 15
अनरियलाइज प्रॉफिट 15, ठीक है। और कोई इम्पेयरमेंट, गुडविल का इम्पेयरमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का इम्पेयरमेंट हो रहा है कितना, 35,000 से। ये ऑलरेडी 30% पे होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 30% ही है, ठीक है। तो इसका 30% दोबारा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है अपन को, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इम्पेयर करने की अगर एंट्री करेंगे तो वही रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 35,000 से, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा इम्पेयरमेंट कितना, 35,000, और यहां पे भी इम्पेयरमेंट 35,000। अब आपकी डबल एंट्री में गड़बड़ नहीं हो सकती है ना। तो पहले हमने इसका बैलेंस निकाला, रिटेन अर्निंग का 9625, इन्वेस्टमेंट का 750, 300 माइनस 15 माइनस 35, 1000 का इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। मैं पीछे की तरफ बना लेता हूं बैलेंस शीट इधर, ताकि मेरे को पेजेस बार बार कम पलटने पड़ेंगे, स्लाइड्स कम चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना कितना है, 14,000 और 7,500। तो 14,000 प्लस 7,500 कितना हो गया, 21,500, ठीक है। फिर ले लो इन्वेस्टमेंट, बैलेंस था तो सबसे पहले ले लो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, कितना आया था, 1000 आया था शायद, 1000, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 1000 के। फिर ले लेते हैं अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये चेक करो अदर इन्वेस्टमेंट कितने हैं। अदर इन्वेस्टमेंट देखो 10,000 के टोटल थे, ये 5750 लेस कर दो, तो 10,000 माइनस 5750 मीन्स 4250 के अदर इन्वेस्टमेंट हो गए। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, गुडविल। तो गुडविल कितना है, 2600, 2600। फिर नेक्स्ट आइटम करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में ये एडजस्टमेंट मत कर देना, कॉन्ट्रा वाला है ना, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रा आ ही नहीं रहा। हम एसोसिएट्स के कुछ डेटर क्रेडिटर को ऐड करते ही नहीं है, तो बात है ही नहीं यहां पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 + 3, ये हो जाएगा 9000। क्लियर। इक्विटी एंड लायबिलिटी पे चलते हैं। ये कितना है, 10,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल 10,000। फिर रिटेन अर्निंग्स कितना है, जरा चेक करो। रिटेन अर्निंग्स है 9625। उसके बाद एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 2225। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी 8,000 प्लस 1250 मीन्स 9,250। फिर करंट लाइबिलिटी 4500 प्लस 2750 मीन्स 7250। तो ये हो गया अपने पास सारा का सारा बैलेंस शीट के फिगर। तो पहले 21,500 प्लस 1,000 प्लस 4250 2600 और 9000 मीन्स 38,350। 10,000 9625 2225 9250 7250 मीन्स 38,350। ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपने इसमें थोड़ा सा नया सीखा, मतलब नया मतलब कि F7 में भी था, हमने तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।